बिना पलके झपकाए बस रात को एक टक ताक रहा था। साइकिल से देर रात घर पर लौट रहे गार्ड को अचानक बीच सड़क में लघु शंका लगी, पर वो साइकिल सड़क पर नहीं रोक सकता था क्योंकि गली के कुत्ते अक्सर मौके की फिराक में रहते और गार्ड साहब को कुत्तों से बेहद डर लगता था। साइकिल चलाते हुए गार्ड साहब को एक बड़े से मकान का काला गेट खुला हुआ दिखाई दिया और कुत्तों द्वारा काटे जाने की कोई गुंजाइश ना छोड़ते हुए उन्होंने जोर से पैर चलाए और साइकिल सीधे हवेली में जाकर रोक दी। हवेली में ताला लगा होने के कारण गार्ड अंदर तो नहीं जा सकता था, पर किसी का ना होना भी उसके लिए फायदेमंद था, जिसके चलते उसने झाड़ियों में अपनी लघु शंका मिटाई। इससे पहले कि वो अपने रास्ते को चलता, अचानक हवेली के लाल दरवाजे का ताला टूट जमीन पर गिर गया। गार्ड साहब को ये बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने जब दरवाजे पर कान लगाए तो उन्हें भीतर से तेज गतिविधियों की आवाजें साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। बिना देर किए हुए गार्ड साहब अंदर गए और कुछ देर बाद बाहर आई तो सिर्फ उनकी चीखें। पर इस सुनसान हवेली में उनकी चीखें सुनता भी तो आखिर कौन? मौलवी साहब अपनी बेटी आयशा के साथ कलकत्ता से दूर इस हवेली में रहने आए हैं। दरअसल कभी इस हवेली के जमींदार मौलवी साहब के घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। जमींदार की मौत के बाद उनके बच्चे तो विदेश चले गए, पर जाते जाते मौलवी साहब के लिए ये हवेली छोड़ गए। बिटिया, तुम मुंह धो लो, हम खाने का बंदोबस्त करते हैं। नहीं अब्बा, आप आराम कीजिए और खाने की फिक्र हम पर छोड़ दीजिए। आज हम ऐसी बिरयानी बनाएंगे कि आप गोश्त के साथ अपनी उंगलियां भी चाट जाएंगे। तू भी ना एकदम अपनी माँ की तरह जिद्दी है, पर अगर मदद की जरूरत पड़े तो बुला लेना। इतना कहते ही आयशा रसोई घर में गई और गैस लगाकर बिरयानी बनाने की तैयारी करने लगी। दूसरी ओर मौलवी साहब भी अंदर अपने ट्रंक को खोलकर कमरे को जमाने लगे। मौलवी साहब अभी बिस्तर का गद्दा बिछा ही रहे थे कि उनकी नजर पलंग के कोने पर पड़ी एक कमीज पर गई। उन्होंने कमीज को उठाकर देखा तो पाया कि कमीज पर स्याह लाल रंग था जो सूख चुका था। उन्होंने उस कमीज को एक आम कपड़ा समझ उससे कमरे की धूल उड़ाने लगे। मौलवी साहब इस बात से बेखबर थे कि ये उसी गार्ड की कमीज थी जो हफ्तों पहले इस हवेली में आया तो था, पर कभी वापस नहीं जा पाया। मौलवी और आयशा खाना खाने बैठे। दोनों को खाते हुए अभी कुछ देर ही हुई थी कि मौलवी साहब को चावलों के बीच कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने जब उसे उठाया तो उन्हें वो जला हुआ गोश्त का एक आम टुकड़ा लगा, पर जैसे ही वो उसे गौर से देखने के लिए आंख के पास लाए तो पाया कि वो एक मरा हुआ चूहा था। मौलवी साहब के हाथ कांपे और उन्होंने उसे फेंकते हुए एकदम से उल्टी कर दी। आयशा की नजर जैसे ही चूहे पर पड़ी, उसने भी अपनी प्लेट को किनारे पर कर मुंह में गए आखिरी निवाले को थूक दिया और अपने पिता को पानी का गिलास देते हुए बोली, अब्बा कसम से अब्बा, हम कसम खा के कहते हैं, हमें नहीं पता ये कहां से आ गया। अरे कोई बात नहीं बिटिया, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। ये तो उस कसाई की गलती है जिसने तुम्हें ये गोश्त दिया है। तुम चिंता मत करो, हम बाहर जाकर खा लेंगे। इतना कहकर आयशा और मौलवी साहब घर को ताला लगा बाहर चल दिए। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उन्हें जाता हुआ कोई छत से देख रहा था, जिसके हाथ खून से सने हुए थे। रात को बाहर से खाना खाने के बाद दोनों बाप बेटी घर के पीछे वाले बगीचे में टहलते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब्बा, हमें माफ कर